नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके और बड़ी खबर के साथ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशियों की सूची है वो कब जारी होगी। काफी लंबे समय से जनता और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दल भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो उनको अपने प्रतिद्वंदियों से सामना करने का मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जो है बड़ा इंतजार करवा रही है लोगों को, जनता को और विपक्षी दलों को भी। अब एक बड़ी खबर जो अंदरूनी सूत्रों से पता चली है, हमारे साथ इसी चर्चा में राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल, या फिर जाटों के नेता लगा लीजिए, या फिर यूं कहें कि जो 6 बिरादरियों को लेकर आरक्षण का मुद्दा है उसको दोबारा से इन्होंने जो है बढ़ावा देने का काम किया है। ये जो उस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, अक्सर खापों को लेकर भी साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो रमेश दलाल जी खास बातचीत में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं, राजनीति के अच्छे खासे जानकार हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इनके संपर्क हैं, चाहे किसी भी दल में लगा लीजिए, कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात हो, हर जगह पर जो इनकी अच्छी पकड़ है। और यही कारण है कि हमें जो जानकारी मिली कि रमेश दलाल के पास लेटेस्ट न्यूज है कि कांग्रेस की जो सूची जारी होनी है उनके बारे में, उनके प्रत्याशियों के बारे में इनको जो पूरी खबर फिलहाल मिल चुकी है, या फिर यूं कहें कि रमेश दलाल के हाथ प्रत्याशियों की सूची जो है वो लग चुकी है। रमेश दलाल जी राष्ट्रीय किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को नमस्कार जी। सर, बड़े बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है हरियाणा प्रदेश की कि 9 लोकसभा सीटों के ऊपर कब जो कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब कहीं ना कहीं जनता का जो इंतजार की घड़ी है उसको खत्म कर दीजिए, जो एक सस्पेंस बना उसको खत्म कर दीजिए दलाल साहब। देखिए, जहां तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी, उनके बारे में तो मैं आज आपको बता देता हूं। बिल्कुल। जो मुझे एक बहुत ही विश्वस्त सूत्र, यानी कि जो फैसले करने में होते हैं, या ये समझे कि जो फाइनल है जी, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो चर्चा में कुछ भी चलता रहे। तो लोकसभा वाइज तो उसमें सभी लोकसभा भी चर्चा करते हैं। हाँ, तो उसमें मैं आपको जी दिल्ली और हरियाणा की 12 सीट जी का फैसला होना था। जी दिल्ली में 3 सीट मिली आम आदमी पार्टी से समझौते में, और हरियाणा में 9 सीट मिली है, एक पहले आम आदमी पार्टी के पास चली गई। जी तो जो 17 सीट थी, जी इनमें से 5 सीट पे तो लड़ रही है आम आदमी पार्टी जी और 12 सीट पे लड़ रही है कांग्रेस। जी तो 12 सीट पे 3 सीट दिल्ली की है और 9 सीट हरियाणा की। तो हरियाणा में अंबाला से कुमारी सैलजा एकदम से फाइनल कैंडिडेट है। उसी प्रकार से जब आप हिसार में चलेंगे तो ब्रजेंद्र के नाम पर कुछ लोगों की आपत्ति थी, तो ब्रिंदर सिंह उनके पिताजी का नाम फाइनल है। यानी कि हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का नाम चर्चा में था, तो अब उनकी जगह उनके पिताजी को मैदान में उतार रही है कांग्रेस। ब्रजेंद्र सांसद रहे, अब उनके पिताजी को उतारा के भी बड़े सीनियर लीडरों को लड़ाओ। और उसके बाद फिर फरीदाबाद की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। जी विजय प्रताप जो महेंद्र प्रताप के बेटे हैं जी। और जब आप गुड़गांव में आएंगे तो जो फिल्म स्टार थे राज बब्बर, उनका नाम फाइनल कर दिया गया है कि उसमें 2 बातें कांग्रेस को प्राप्त हो रही थी अपने एजेंडे में। नंबर 1 कि वो पंजाबी बैकवर्ड क्लास से हैं, शायद मैं समझता हूं सुनार जाति से हैं, तो बैकवर्ड भी हो गए, पंजाबी भी हो गए। और क्योंकि शहर में अच्छी खासी गुड़गांव में जो शहरी मतदाताओं की एक संख्या है, उसको देखते हुए राज बब्बर को फाइनल कर दिया जी। और क्योंकि राज बब्बर को गुड़गांव से दे दिया गया, तो एक बैकवर्ड चेहरा जो देना था वो अपने आप ही सीट जो है वो भिवानी में आ गई, और भिवानी में राव दान सिंह को बिल्कुल ये एक तरह से फाइनल कर दिया। नहीं, भिवानी का आपने जिक्र किया दलाल साहब, भिवानी में आपने कहा कि रावदान सिंह का फाइनल है नाम, लेकिन भिवानी में किरण चौधरी उनकी बेटी का भी तो हस्तक्षेप पूरा पूरा। ऐसे में आपको लगता है कि उनको टिकट काट के रावदान सिंह को मौका मिलेगा? नहीं, काटने की बात नहीं। उनके जो पार्टी में ऊपर जो चर्चा चली उसमें एक मुख्य कारण था कि एक यादव को तो दिया जाएगा। अब क्योंकि राज बब्बर को गुड़गांव से दिया गया और वो पार्टी हाईकमान के उम्मीदवार थे और वो 2 योग्यता पे खरे उतर रहे थे, एक तो शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक सेलिब्रिटी भी है और ऊपर से बैकवर्ड जाति
को जो कांग्रेस देना चाहती थी और पंजाबी समुदाय, तो जी। 3 बातों के लिए उनका जो क्राइटेरिया था वो फिट बैठ रहा था। यानी कि और सारे जातीय समीकरण साधने का प्रयास किया गया हाँ, इसमें। और फिर बैकवर्ड जाति में आपको पता है कि यादव समाज 2 लोकसभा में तो है ही, लेकिन उसकी वोट और जगह भी है। तो जिस बिल्कुल। प्रकार से फरीदाबाद में गुजर को दे दिया, तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ यादव समाज की तरफ से राव दान सिंह ही टिकट मांग रहे थे, क्योंकि कैप्टन अजय यादव या उनका बेटा वो किसी भी सूरत में भिवानी की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। बिल्कुल। इसलिए राव दान सिंह का नाम फाइनल हुआ। और क्योंकि हमेशा जो जाट है वो 4 या 5 कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस के मन में चल रहा है कि और जातियों को साथ जोड़ने के लिए 3 जाट पर ही भरोसा किया जाए, 3 जाट कैंडिडेट ही उतारे जाए। तो इस उसमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा वो फाइनल है। जो भूपेंद्र हुड्डा जी की बात उठा रहे थे, उन्होंने पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं ये कन्विंस कर लिया है कि मेरा चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, और दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे ही उन्होंने सहमति बनवा दी। यानी कि अपने आप उसके को बाद प्रचार करने वालों में रखा है भूपेंद्र हुड्डा ने। प्रचार करने वालों में जिनको टिकट मिले उनके भी स्टार कैंपेनर में नाम आते हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से इन सब बातों पे अपनी जो पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की, उसमें वो कामयाब हो गए जी। उसके बाद फिर आप चलेंगे करनाल। ठीक है। चाणक्य शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा देना था, वो करनाल में दे दिया गया है। जो और संभावना थी उनका कोई, मैं समझता हूं कोई अर्थ नहीं है। एनसीपी का नाम भी चल रहा था। एनसीपी का नाम भी चल रहा था कि एनसीपी के कोटे में जा सकती है। एनसीपी का हरियाणा में वो समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आईएनएलडी ने भी कोशिश की थी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जेजेपी भी इनकार नहीं करती। जब आईएनएलडी जेजेपी को नहीं किया गया तो एनसीपी का कोई बड़ा ग्राफ नहीं माना गया। और क्योंकि उनका एक महाराष्ट्र में ही ज्यादा वो है, तो शरद पवार ने एक बार पार्टी हाईकमान से बात जरूर की थी, लेकिन उस पर न हरियाणा नेतृत्व और न राष्ट्रीय नेतृत्व उस सीट को एनसीपी कोटे में देने के लिए तैयार नहीं हुआ जी। और क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा लड़ाना था, तो वो ब्राह्मण चेहरा वहां से पहले लड़ता भी आया है। और क्योंकि उनके चाणक्य शर्मा के दादा भी सांसद रहे, उनके पिताजी भी वहां से एक कदावर नेता रहे, इसलिए उनको वहां से एडजस्ट किया गया। अब मैं बात करूंगा आपकी अम्बाड़ा की। जी। अम्बाड़ा में अभी 2 के बीच में ये बात फंसी हुई है, सहमति नहीं बनी हुई है। दोनों गुट का एक एक कैंडिडेट है, लेकिन जो उदित राज की बात थी वो अब नहीं चल रही। आप सीधे सीधे रेणुबाला एसआर के जो गुट है, और जिसमें अभी गुट में वीरेंद्र सिंह जी भी उसी में, आप उसको मान करके चले, इनकी तरफ से रेणुबाला का नाम चल रहा है। और जो मौलाना साहब के जो बेटे थे जी, उनका नाम हुड्डा गुट की तरफ से चल रहा है। तो उसमें अभी फाइनल एक नहीं हुआ है, और सोनीपत पे अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उसके बहुत सारे कोई चर्चा नहीं है, अभी चर्चा ही नहीं है, कोई पैनल नहीं बना है, बिल्कुल पेंडिंग में है। और सोनीपत का मैं समझता हूं कि निर्णय शायद सबसे बाद में जो निर्णय जा सकता है वो सोनीपत सीट का जा सकता है। उसमें किसको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन एक संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो कैंडिडेट जो आपको हमने बताए, तो वहां पर जाट कैंडिडेट ही अब आएगा, लेकिन किस जाट की लॉटरी लगेगी और कौन उसको ले पाता उस सीट को, तो ये एक देखने की बात है। लेकिन अभी वहां कोई भी पैनल, किसी प्रकार की चर्चा नहीं चली है, सब जो है नाम चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन ये माना जा सकता है कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा का काफी अच्छा दबदबा है, पूरा वर्चस्व जो है सोनीपत सीट पे। तो ऐसे में हुड्डा जिसे चाहेंगे उसे दिलवा सकते हैं टिकट। जिसको भूपेंद्र हुड्डा जी चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, या फिर जो पार्टी हाईकमान वो यदि अपना कोई उम्मीदवार लेकर के आता है तो वो भूपेंद्र हुड्डा को सहमत इस बात के लिए कर सकते हैं। तो दलाल साहब, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सोनीपत लोकसभा सीट पर पिछली बार की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर देखने को मिल जाए? देखिए, संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी सोनीपत सीट पे कोई निर्णय नहीं हुआ है और सोनीपत सीट को अभी चर्चा में भी नहीं लाया गया है,
तो सोनीपत सीट पे कुछ भी हो सकता है और ज्यादा संभावना है जो चल रही है उन पे, क्योंकि अभी मेरा बोलना उचित भी नहीं होगा, लेकिन वहां जो है कुछ भी संभव हो सकता है। ये पार्टी हाईकमान उस सीट को और स्थानीय जो नेतृत्व है, जो हरियाणा का नेतृत्व है, वो भी उसको अभी पेंडिंग में रखे हुए। लेकिन अब आप बात करें, दिल्ली की 3 सीटें और बच गई आपने जो जिस प्रकार जिक्र किया था। हाँ, क्योंकि इनका इकट्ठा ही था जो मैंने बताया कि 10 और 7 17 सीट में से जी जो 5 सीट, 4 दिल्ली में और एक हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी और 12 कांग्रेस लड़ रही थी, तो 9 सीटों का आपको मैंने बता दिया कि 9 सीट में से 7 सीट में नाम फाइनल हो गए, 8 में जो ना एक आध दिन में और ये हो जाएगा, वो 2 ही नाम चल रहे हैं और सोनीपत का निर्णय बाद में होगा। अब दिल्ली में तीनों की तीनों सीट पे नाम फाइनल हो चुका है जी। अब उसमें पहली बार लेकिन एक निराशा हाथ लगी, इस वजह से मुझे लगता है कि सोनीपत में कोई जाट चेहरा ही दिया जाएगा, क्योंकि 7 लोकसभा सीट में जहां पर 15% जाट जाति का वोट है, एक भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जाट उम्मीदवार बनने की संभावना नहीं है। क्योंकि जहां जाट उम्मीदवार हो सकते थे, दक्षिण दिल्ली जहां से पिछली बार बॉक्सर विजेंद्र को दिया गया, वो छोड़ के भाजपा में गए, या पश्चिमी दिल्ली जिसको हम नजफगढ़ का जो एरिया से लेकर रेजोरी गार्डन तक जाता है, तो यहां पर जो है ना जाट कैंडिडेट हो सकता था। ये दोनों सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में गई और एक उसने जो बिहार से है, जो पहले कांग्रेस के सांसद रहे महाबल मिश्रा, वो पहले ही पश्चिम दिल्ली की जो सीट है वो भूमि आ रहे उनको दे चुके, और दक्षिण दिल्ली से गुज्जर जो भाई सही राम पहलवान है उनको दे चुके। अब कांग्रेस के कोटे में जो 3 सीट आई, वहां जाट का कोई समीकरण नहीं बैठ रहा, तो इसलिए मुझे लगता है कि सोनीपत में, क्योंकि दिल्ली की सीमा के साथ लगता हुआ है, जैसे रोहतक भी हो गया, तो सोनीपत में जरूर अब जाट कैंडिडेट की ही संभावना इस समीकरण में दिखाई देती है, लेकिन वो निर्णय बाद में होगा। तो दिल्ली में जो 3 सीटों का हुआ है उसको भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें एक सीट थी नॉर्थ ईस्ट जी, जहां पर भाजपा के मनोज तिवारी, जो क्योंकि पूर्वांचल के हैं तो पूर्वांचल का चेहरा ही लाना चाह रहे थे, तो कन्हैया कुमार जो NSUI की जो छात्र इकाई है कांग्रेस की, उसके जो प्रभारी हैं, उनका नाम पार्टी हाईकमान की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। उदित राज, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट सीट, जो इधर का जो हरियाणा की सोनीपत सीट के साथ लगता हुआ एरिया है जी, उसका, और फिर वो आगे तक चला गया, जो रिजर्व सीट एक ही है दिल्ली में, तो वहां से डॉक्टर उदित राज पहले भाजपा से भी सांसद रहे थे, और क्योंकि जो दिल्ली के पुराने कांग्रेसी थे वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने पूरे देश की बात को देखते हुए कि उदित राज की कहीं ना कहीं आधा % 1% वोट और जगह भी पार्टी संगठन को, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, तो उस बात को देखते हुए उदित राज को यहां से टिकट दे दिया गया। अब जो चांदनी चौक सीट बची वो एक महिला प्रत्याशी को देने के लिए अलका लांबा, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो पहले कांग्रेस से कई चुनाव लड़ी, सफलता नहीं मिली थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में जाकर के वो विधायक बनी थी, और फिर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के वो वापस कांग्रेस में आई और पंजाब के चुनाव में सक्रिय थी कांग्रेस की तरफ से, और अब क्योंकि राष्ट्रीय महिला जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्ष है, तो अलका लांबा को ये टिकट दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो 12 के 12 जो टिकट है उनका समीकरण दोनों को इकट्ठा राज्यों को जोड़ करके और कांग्रेस हाईकमान ने दिया, और जो ये मेरी जानकारी है, जब ये लिस्ट फाइनल होकर के आए तो आप देख लें फाइनल तो हो चुकी। अब आप ये कह रहे हैं कि इनको डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक कारण ये है कि कहीं पर जो फूट की संभावना है, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, और क्योंकि हरियाणा का चुनाव बाद में, दिल्ली का चुनाव भी उसी दिन बाद में, तो इस वजह से इस लिस्ट को एक राजनीतिक रणनीति के तहत इसको डिले किया जा रहा है, इसको डिले किया जा रहा है, लेकिन नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, और कल हो सकता है इसमें से कुछ नाम जो 13 तारीख को जो मीटिंग है उस 13 तारीख की मीटिंग में डिक्लेयर कर दे, नाम तो फाइनल है, या उसको हो सकता है कि और आगे तक ले जाए। लेकिन एक संभावना यह भी है, यदि और आगे तक लेकर गए तो अभी जो संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जो इस काम को कांग्रेस में देख रहे हैं,
और पूरा कोऑर्डिनेशन का काम पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी, खड़गे जी और राहुल गांधी के बीच में वही देख रहे हैं। तो वो खुद केरला से चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड से राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। तो यदि कल इनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो और सीटों को जहां जहां चुनाव पहले फेज में हो रहे हैं और जिनको अभी तारीख नजदीक आ गई, उन सीटों का कांग्रेस ऐलान करके इसको और बाद में उनका जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको आगे खिसकाया जा सकता। लेकिन दलाल साहब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार देरी की जा रही है, हो सकता है कि इस देरी के कारण कहीं ना कहीं कई सीटों के ऊपर नुकसान उठाना भी पड़ सकता है बीजेपी को, नहीं सॉरी कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में कई सीटों के ऊपर। देखिए, आम आदमी पार्टी का बार बार एक कहना है दिल्ली में कि अपने उम्मीदवार को जल्दी फाइनल करें। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में अब की बार कांग्रेस का पिछली बार से एक अच्छा माहौल है जी। जो आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलन का, जो किसान आंदोलन था, जो रमेश दलाल का मेरा आंदोलन था, या दूसरे जो आंदोलन थे, उन आंदोलन का जो असर है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और हरियाणा में उसका क्योंकि असर है तो पार्टी को यह नहीं लगता कि देरी होगी तो नुकसान होगा, बल्कि उनको यह लगता है कि जितना देर से करेंगे तो जो टिकट से नाराज होंगे उनको टांग खींचने का वक्त कम मिलेगा, उनको समझाने का समय नजदीक आ जाएगा। ये पार्टी की रणनीति लगती है हरियाणा के बारे में। चलो, आपने सभी सीटों के नाम तो जो है फाइनल हो चुके, जो आप बता रहे हैं कि सूची कभी भी जारी की जा सकती है, वो आपने बता दिए कि आपका ये भी कहना है साथ ही कि जो नाम आपने बताया वो 100% वही नाम जो सूची में देखने को मिलेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे आपने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का जिक्र किया, जहां पे आप कह रहे हैं कि हुड्डा गुट से रावदान सिंह है और उनकी टिकट फाइनल हो सकती है, क्योंकि एक अहीर कैंडिडेट को उतारना बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी के तहत कांग्रेस वहां पर रावदान सिंह को उतारेगी। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता किरण चौधरी का भी अपना एक वजूद है इस क्षेत्र में? क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल परिवार की लेगेसी है वो काफी, जो बंसीलाल के परिवार के प्रति मेरी भी अपनी एक सहानुभूति है, श्रद्धा भी है, सम्मान भी है जी। लेकिन क्या है कि ये पार्टी हाईकमांड का कैंडिडेट राज बब्बर आ गया, तो राज बब्बर को यदि गुड़गांव से टिकट नहीं होता तो फिर भिवानी महेंद्रगढ़ पे 100% जो टिकट है वो मिलने जा रही थी श्रुति चौधरी को। लेकिन राज बब्बर क्योंकि पार्टी हाईकमांड का नुमाइंदा है, वो भूपेंद्र हुड्डा के या शैलजा के या दूसरे जो एसआर के हम गुट बोल देते उनका कैंडिडेट नहीं है, तो उनका कैंडिडेट नहीं है, उसकी वजह से ये एक कारण बना है जी। तो मेरा ये मान सकते हैं आपको मैंने बताया जी, तो इस वजह से अब आपको हम यही कहेंगे कि आप देख लेना, जब ये सूची आएगी, ये सूची फाइनल है। तो ये मतलब ये मान सकते हैं, जैसे आपने बताया कि गुड़गांव से अगर राज बब्बर नहीं आते तो वहां से रावदान सिंह होते और भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का दाव लग सकता था। लेकिन अगर राज बब्बर गुड़गांव से आ रहे तो ऐसे में दान सिंह को फाइनल कर दिया गया भिवानी महेंद्रगढ़ से। देखिए, यदि राज बब्बर को और कहीं से लड़ा दिया जाता है, जैसे करनाल से या कहीं और से या दिल्ली से जी, क्योंकि जो वो उत्तर प्रदेश से ही पहले रहे, वहां पर उनका अब की बार लड़ने का मन नहीं था, और राज बब्बर क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष रहे, सबसे बड़ा प्रांत है, वो पार्टी हाईकमांड के नजदीक है, तो इसलिए राज बब्बर की वजह से ये भिवानी का समीकरण दूसरी तरफ चला गया। और एक टिकट या तो समाज को देना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, उस वजह से जो गाज, जो आप कह सकते हैं, जो राजनीतिक नुकसान हुआ है, जो मैं आपको जो बता रहा हूं सूचना, तो उसमें भिवानी में बंसीलाल के परिवार को ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस प्रकार से विधानसभा में उसकी भरपाई की जा सकती है, एक परिवार से दो को लड़ाया भी जा सकता है, किस प्रकार से पार्टी हाईकमान उस चीज को कंट्रोल करेगा वो तो कांग्रेस देखेगी, लेकिन उनको नाराज तो नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि पार्टी हाईकमान ही किसी न किसी प्रकार से उनको समझाएगा। तो दलाल साहब, ये भी हो सकता है कि अगर चौधरी बंसीलाल के परिवार को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अगर नजरअंदाज करने का काम करती है, तो जैसे चर्चाएं पहले भी चली कई बार कि किरण चौधरी भाजपा में जा सकती है अपनी बेटी को साथ लेकर, तो ये भी हो सकता है कि अगर नजरअंदाज किया जाता है तो उस नाराजगी में वो पार्टी बदल सकती है। देखिए, अब जिसको जो जाना था वो चले गए,
अब जो जा रहे हैं वो भी पछता रहे हैं। जी जैसे आप कुलदीप बिश्नोई का ये आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो ना यहाँ आपका जिक्र चल गया तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। उसके मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब उन्होंने जनहित कांग्रेस बनाई, उनका अच्छा जलवा था, तो उस समय जो भाजपा से गठबंधन हुआ तो उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको की सीट लड़नी है जो एक लिखित में होता है सहमति, वो नहीं बनवा पाए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि इनका तो प्रयोग हुआ और फिर जब लोकसभा में इनको 2 सीट मिली तो एक सीट पहले करनाल की मांग रहे थे हिसार के साथ, तो वो किसी और के लिए मांग रहे थे, वो मैं नाम जान पूछ के नहीं लेना चाहता, उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो इनको सिरसा की सीट दे दी और सिरसा की सीट पे ये भजनलाल का परिवार मजबूत नहीं था और हिसार की सीट भी वो खो बैठे। यदि वो खुद अपने लिए करनाल की उस समय मांग था 2014 में, तो कुलदीप जो है ना उस समय वहां से सांसद बनता और यहां से अपना उम्मीदवार किसी जाट को भी जिता सकता था यहां से। तो वो एक राजनीतिक भूल की। उसके बाद वो दोनों लोकसभा चुनाव 2014 में हार गए, तो फिर जो एक बड़े भाई के रूप में आना चाहता था 50 और 40 की बात, तो इन्होंने फिर वो जो पार्टी ने बीजेपी ने दबाव डाला तो वो 45 पे भी एग्री नहीं हुई, तो लास्ट में जाके 20 सीट इनको ऑफर कर रही थी। तो उसको समय की नजाकत को देखते हुए 20 सीट ले लेता तो अकेला भाजपा का बहुमत नहीं आता और हमेशा इसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल रहता। ये भविष्य में भाजपा को गिरा भी सकता था, कांग्रेस के साथ मिलकर दूसरों के साथ मिलकर सरकार भी चला सकता था। तो इसको जो एक अपना खुद का आकलन था कुलदीप बिश्नोई का कि नहीं, उसके समझौते के बिना भाजपा जीतेगी नहीं और भाजपा की लहर चल पड़ी थी, तो इसने वहां जो अलग से लड़ा वहां इसने पूर्ण रूप से मार खा ली। उसके बाद जब कांग्रेस में गए तो बीच में कांग्रेस में ऐसा दौर आया, राहुल गांधी की पदयात्रा से पहले हर कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़ना चाहता था। जो बड़े नेता हरियाणा के मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में भी चर्चा आई थी। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की और वापस संगठन को एक नई दिशा और ऊर्जा दी, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई उपचुनाव करवा करके अपने बेटे को बनवा करके बीजेपी में आ गए और राजस्थान में इन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन उसके बाद जब भाजपा ने इनको एक झटका दे दिया तो ये सबके दिमाग में है। अब यदि आप जो किरण चौधरी की बात करें तो उनको भाजपा से क्या मिलेगा? भाजपा अपना कैंडिडेट तो बदल नहीं रही। यदि भाजपा कैंडिडेट बदले, इनको बनाए तो कोई बात। अभी विजेंद्र बॉक्सर गया था, उसको काट जस किया जा रहा है। जो एक ये बीच में अफवाह थी कि कुछ कैंडिडेट बदले जाएंगे, तो उनकी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए भाजपा में किरण चौधरी जाने की गलती मैं समझता हूं शायद न करे और किरण चौधरी को जरूर अपनी बात पार्टी हाईकमान के सामने रख के अपनी विधानसभा टिकटें ज्यादा उसके एवज में लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक रणनीति के तहत उसका नुकसान हो रहा है। और मैंने जो आपको बताई ये जो सूत्र है मेरे, सबको पता है कि रमेश दलाल ने राजीव हत्याकांड की लड़ाई लड़ी, मैं सबको जानता हूं। ये मैंने आपको पूरी जो एक अंदर की बात थी वो बता दी। और अब कांग्रेस में गुटबाजी भी नहीं रही है, एक तरह से उसका लगभग अब समापन की ओर है। अब ये सब जो ना इकट्ठे होकर के चलेंगे, लेकिन मैं इस पे कोई राय नहीं दे रहा हूं। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो मुझे देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपना रमेश दलाल को आंदोलन लड़ना है और उसको जो ना एक ऐसी भूमिका निभा कर रखनी चाहिए जिस भूमिका के तहत मैं अपने समाज का, उन 6 जातियों का और सर्व समाज का, हरियाणा का कुछ भला कर सकूं। बिल्कुल। तो दलाल साहब, आपने जिस प्रकार बताया कि सिरसा से कुमारी शैलजा और हिसार से वीरेंद्र डूमर का, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम है, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर हैं, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप सिंह, और करनाल से आपने बताया कि जो कुलदीप शर्मा है उनके बेटे चाणक्य पंडित। अंबाला से भी आपने बताया कि 2 नामों के बीच में जो है काफी घमासान देखने को मिल रहा है, जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। सोनीपत में अभी आपने बताया कि कोई ज्यादा चर्चा नहीं चल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जाट चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम फाइनल है। दिल्ली की भी 3 सीटों का आपने जिक्र किया, जहां से एक सीट पर उदित राज है, एक पर कन्हैया कुमार है, एक पर अलका लांबा का नाम आपने बताया। तो ऐसे में लगता है कि ये सभी प्रत्याशी भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी लोकसभा चुनाव में। देखिए, जहां तक हरियाणा का जो मुकाबला है, यहां कांग्रेस बेहतर स्थिति में है।
लेकिन दिल्ली में एक नुकसान, क्योंकि जाट कम्युनिटी का हमेशा कोई ना कोई सांसद रहा है और पहली बार इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलना, तो या तो कोई ऐसा चेहरा जाट हो जिसकी वजह से दिल्ली में भी वोट मिल जाए जी, और सोनीपत में भी मिले, या तो वो हो, नहीं तो मेरा अनुमान ये है, क्योंकि आपको ये भी देखा है तो रिकॉर्ड पे है कि रमेश दलाल ने दिल्ली को 17 बार बंद किया, तो दिल्ली में हर गली गली में रमेश दलाल के कार्यकर्ता है। तो मुझे जो सूचनाएं मिल रही है उस सूचना के अनुसार यहां पर हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन दिल्ली में अभी स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी हाईकमान क्या करता है, ये पार्टी हाईकमान कांग्रेस को देखना होगा। यानी कि अगर टिकट नहीं मिली तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट उस चीज का विरोध कर सकते हैं, विरोधाभास जाटों के बीच में उत्पन्न हो सकता है। देखिए, एक भाजपा से एक टिकट जाट को मिली है, कमलजीत शेरावत को जी, तो जाट उधर गोलबंद हो चुका है, क्योंकि अपना इतना अपमान भी नहीं देख सकता कि वो किसके पास जाएंगे, किससे मिलेंगे। एक पार्टी ने दिया है तो वहां जो है ना उसका चुनाव बन गया है। अब ये एक बड़ी राजनीतिक जो ना भूल इंडिया गठबंधन से हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसी सीट से जहां भी महाबल मिश्रा एक भूमिहार को दिया है। पिछली बार हमारे झज्जर के ही रहने वाले जो जाखड़ जी थे, उनका बेटा, मुझे नाम ध्यान है, वकील थे वो, हमारे यहाँ द्वारका कोर्ट में ही, तो उनको टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया था। तो पिछली बार तो जाट चेहरा आम आदमी पार्टी ने दिया, अब आम आदमी पार्टी ये सीट कांग्रेस को छोड़ती तो यहां से कांग्रेस ने नाम जाट का तय कर रखा था, लेकिन वो गठबंधन में कांग्रेस के पास नहीं गई, वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई और आम आदमी पार्टी कोई जाट कैंडिडेट नहीं दे पाई। तो इसलिए उसका एक असर तो दिल्ली के चुनाव में आपको देखने को जरूर मिलेगा। वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा, उसकी भरपाई एक तरीके से हो सकती है, कोई ऐसा कैंडिडेट सोनीपत से लड़े जिसके ऊपर दिल्ली के जो जाट है वो ये समझ के कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं मिल सकती हैं, तो कुछ बात बिल्कुल उसमें सुधार हो सकता है। दलाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल हमारे साथ खास बातचीत में थे। चर्चा हुई कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो कांग्रेस की सूची आएगी और कब जो है चुनावी मैदान में चुनावी जो रण है उसमें घमासान देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने सारी जानकारी जो है इनके पास अवेलेबल थी लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर, कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर वो साझा की है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट में जरूर रख देना। और दलाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़े। सबको नमस्कार। और मैंने ये इसलिए जानकारी दी क्योंकि लोगों में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी और लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मेरी बात सच थी। नमस्कार।